नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा में जो चर्चा हुई थी उसमें नरेंद्र मोदी जी ने 1 घंटा 49 मिनट बोले और नेहरू जी पर खूब जोरदार हमला किया। नेहरू पर हमला किया, फिर इंदिरा पे हमला किया। एक तरह से समझिए वो संविधान पे नहीं बोल रहे थे, वो निंदा प्रस्ताव पेश कर रहे थे। फिर आत्ममुक्ता के शिकार मोदी जी ने अपने बारे में चर्चा की कि हमने बड़े बड़े काम किए। लेकिन कल जब राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई संविधान पर, 16 तारीख को और 17 तारीख को राज्यसभा में चर्चा होनी है, तो 16 तारीख को जब चर्चा शुरू हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जवाब मांगा और बड़ा तेज हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी, झूठ बोलने से बेहतर है कि आप ये बताएं कि पिछले 11 सालों में आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे देश और ये संविधान मजबूत हुआ है। ऐसे ही जवाब की अपेक्षा कर रहे थे लोग, क्योंकि नेहरू पर हमला जो है बहुत सारे लोगों को, कांग्रेसियों की बात नहीं है। नेहरू और इंदिरा गांधी ने जो देश के लिए किया है वो केवल कांग्रेस पार्टी या एक परिवार की बात नहीं है। नेहरू जी का योगदान है जो पूरे देश के लिए। हालांकि नेहरू जी के बारे में तो कहा जाता है कि नेहरू जी पूरी दुनिया के लिए एक जो है थाती थी, और नेहरू जी ने किया वो पूरी दुनिया के लिए एक जो है मिसाल है, माइलस्टोन है। इंदिरा गांधी की भी बात की जाती है, और देखिए 16 तारीख कल थी। 16 तारीख 1971 याद किया जाता है इसलिए कि उसी दिन भारत ने पाकिस्तान को हराया था बांग्लादेश में, और बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना। 93,000 के करीब या 97,000 के करीब सैनिक जो है भारत, जो पाकिस्तानी सैनिक थे, उनको सरेंडर करना पड़ा था। और ये बहुत बड़ी जीत थी ये भारत की। दुनिया के सामने पहली बार भारत ने एक ऐसी मिसाल पेश की थी जिसमें सबने दांतों तली उंगली दबाई थी। 1962 में जो हार हुई थी चीन से भारत की, उसको लेकर के बड़ी आलोचना हुई थी नेहरू की इस देश में। और शायद इंदिरा जी को ये चुभी थी, किसी को भी बात चुभेगी, इंदिरा जी हो या देश के जो भी इस देश का सच्चे मायने में, सही मायने में नागरिक है, उसको बुरा लगेगा। हालांकि 1965 में जवाब दिया था इंदिरा गांधी ने, लेकिन उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो आज कहा, उसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी, आप अतीत में जीते हैं, वर्तमान में नहीं जीते। बेहतर होता कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाली वर्तमान उपलब्धियों को गिनाते, यानी आपने जो काम किया है 11 सालों में उसकी चर्चा करते हैं। आपने सिर्फ जो है नेहरू जी को गाली देने का काम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जुमले दे रही है और हम पर आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि जो नेहरू ने जो पत्र लिखे राज्यों को, जो हमने कल भी बात की थी कि जो पत्र लिखा था, जो मोदी जी ने कहा था कि ये संविधान को बदलना जरूरी है, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये जो आपने पत्र को तोड़ मरोड़ कर पेश करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, और इस बात के लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि वो पत्र लिखा गया था इसलिए, जो मैंने कल बताया भी आपको कि पत्र लिखा गया था इसलिए कि जो जमींदारी प्रथा था उसका उन्मूलन जरूरी था। उसके अलावा जो राज्यों को अधिकार देना था कि आप अपने यहाँ भूमि सुधार कर सके ताकि देश के नागरिकों का भला हो सके। और उसको मोदी जी ने इस तरह से प्रेजेंट किया कि नेहरू ने पहले ही जो संविधान संशोधन किया उसमें संविधान का खून कर दिया। ये उन्होंने कहा कि खून लग चुका है और कांग्रेस पार्टी लगातार संविधान का शिकार करती रही है। और इसकी बड़ी भारी प्रतिक्रिया हुई देश भर में। लोगों ने, खास करके जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस बात को मानते हैं कि देश की आज़ादी में कितना योगदान था नेहरू, गांधी का, अम्बेडकर का, देश के संविधान के लिए कितना योगदान था नेहरू, गांधी और अम्बेडकर का, वो तमाम लोग, चाहे पटेल हो, चाहे देश के तमाम लोग जो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ रहे थे। लेकिन बीजेपी का क्या रोल था, इस पर तमाम लोग बात उठाते हैं। बीजेपी तो तब पार्टी नहीं थी, बेटी के बाद बनी। लेकिन तब जो है आरएसएस था, या बाद में जनसंघ था, या जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, हिंदू महासभा के नेता थे उस वक्त, वो क्या कर रहे थे। तो उस पर जो है बड़ा अच्छा फिर बोला इन्होंने, खड़गे साहब ने, कि संसद और लोगों को गुमराह करने की आपने कोशिश की, और आपने कहा
कि 1947 से 52 तक कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ कहा कि वे कानूनी संशोधन ला रहे थे। मैं पीएम मोदी को याद दिलाना चाहता हूं कि देश की आजादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उन पर टिप्पणी करने का अधिकार उन्हें नहीं है। खड़गे ने नेहरू के खिलाफ नफरत में पीएम मोदी इतने आगे निकल गए। खड़गे साहब ने कहा कि नेहरू के खिलाफ नफरत में आप इतने आगे निकल गए कि अंतरिम सरकार, संविधान और अपने नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर भी सवाल खड़ा कर दिया कि ये सब जो परिवर्तन हुआ था उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो उन्होंने कहा भी कि जो पूरी जो बहस हुई है आप उसमें देखो। खड़गे साहब ने उसके बाद जो है आगे कहा कि जो देश के लिए लड़े नहीं, उनको आजादी और संविधान का महत्व क्या मालूम। जो लोग तब घर छोड़कर चले गए, वो अब देश के लिए जान देने वालों के खिलाफ बोलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी आगे बोले, उन्होंने कहा कि जब संविधान लागू हुआ तब आरएसएस ने इसका विरोध किया, क्योंकि यह मनुस्मृति पर आधारित नहीं था। न इन्होंने संविधान को स्वीकार किया, न राष्ट्रीय झंडे को माना। पहली बार कोर्ट के आदेश आदेश पर मजबूरी में आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगे को फहराना पड़ा। तो मतलब पूरी तरह से जो है जो खड़गे साहब हैं, उन्होंने मोदी जी के झूठ को तार तार कर दिया। और मोदी जी नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम नेताओं में ये गुण है कि वो आधा सच आधा झूठ, कुछ इधर का प्रसंग कुछ उधर का प्रसंग लेकर के जो है वो तमाम ऐसी बातें करते हैं जो देश के नायकों के खिलाफ जाती है। और ये ऐसा इसलिए करते हैं कि इससे इनको लगता है कि ये सबसे बड़े देशभक्त साबित होंगे, और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप पूरे चर्चा में आप देख लीजिए, कहीं उन्होंने गोलवलकर का जिक्र किया, कहीं उन्होंने सावरकर का जिक्र किया, कहीं उन्होंने किसी और आरएसएस के नेता का जिक्र किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी क्या जिक्र किया उन्होंने। अम्बेडकर को लेकर के आते हैं या कीचड़ उछालते हैं, या मोदी जी सिर्फ सीधा सीधा अपने काम पे आ गए। खड़गे साहब ने पूछा कि आपने नोटबंदी की, देश को क्या लाभ हुआ। कोरोना के समय का जिक्र किया। और खड़गे साहब ने ये भी कहा कि जो अगर देश में जो बदलाव आया है उसमें संविधान से लेकर के मनरेगा तक के बड़ा रोल है। चाहे राइट टू फूड हुआ, राइट टू एजुकेशन हो, जो महिलाओं को जो अधिकार दिया गया। और कहा कि देश में पहली बार ऐसा हुआ दुनिया में कि संसद में जब संविधान पास हुआ, संविधान जब लागू हुआ, तो संविधान के लागू होने के साथ ही जो है महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। मोदी जी जो है तारीफ ले रहे थे कि हमने महिला वंदन अधिनियम पास किया, महिलाओं को आरक्षण दिया। लेकिन महिलाओं को आरक्षण दिया आपने, लेकिन महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार मिला वो किसकी वजह से मिला। क्या आरएसएस के लोग महिलाओं को आजादी देने के पक्ष में थे? क्या आरएसएस के लोग महिलाओं को वोट का अधिकार देने के पक्ष में थे? बड़ा लंबा इतिहास है इस पर, महिलाओं को लेकर के आरएसएस के नेताओं का क्या रवैया रहा, और आज भी क्या है। वो बोल तो दिया उन्होंने कि हम महिला वंदन अधिनियम लेकर के आ रहे हैं। महिला वंदन अधिनियम क्या होता है? महिला की वंदना क्यों कर रहे हैं? महिलाओं के अधिकार के लिए अधिनियम क्यों नहीं लाया? ये महिलाओं के अधिकार की बात क्यों नहीं कर रहे, वंदना क्यों कर रहे हैं? उनकी वही चालाकी है कि महिलाओं को देवी बना देना चाहते हैं ताकि महिलाएं आम इंसान का जीवन है जैसी। आप देखिए ना क्या करते हैं ये हमारे जो ये इस तरह के जो पुरातन पंथी लोग हैं, जो धर्म की आड़ में की पाखंड की आड़ में महिलाओं का शोषण करते हैं, वो महिलाओं को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। महिलाएं तो देवी हैं, महिलाओं को कि बड़े पास बड़ी जिम्मेदारी है परिवार संभालने की, महिलाओं को ऐसा करना चाहिए, महिलाओं को वैसा करना चाहिए। हमारे यहाँ संस्कृत में श्लोक है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। स्त्री को जननी के तौर पे देखा गया और उसकी महानता के गीत गाए गए। लेकिन स्त्री सिर्फ जननी है, या स्त्री एक ह्यूमन बीइंग भी है? उसके अंदर भी हृदय है, उसके अंदर भी चाहत है, उसको भी लगता है कि अपने तरीके से जीवन जिए, या नहीं लगता है? केवल उसको जवाबदेहियां निभानी है, अपने दायित्व निभाने हैं। क्या महिला सिर्फ इसलिए होती है? तो हमारे समाज ने जिस तरह से महिलाओं को कैद कर दिया है कि उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं आकांक्षाएं सब दबा दी गई कि आपका कुछ नहीं, आपका सब कुछ परिवार के लिए। वंदना यही है। तो मोदी जी ये जो लेके आते हैं, नाम भी लेके आते हैं ना, महिलाओं को अपमानित करने वाला लेकर के आते हैं। महिला अधिकार अधिनियम क्यों नहीं कर सकते थे कि महिलाओं का अधिकार है कि उसको जो है संसद में इतनी जगह मिले? तो इस पर भी घेरा।
और उन्होंने कहा कि खड़गे साहब ने एक और बात कही कि जो लोग राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, जो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाते हैं, अब वो लोग हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। यहाँ परभणी की बात है, महाराष्ट्र की बात। अभी कुछ दिन पहले जो अंबेडकर का स्मारक था, उसको तोड़ फोड़ किया गया उसके साथ, और देश भर में ये चीजें हो रही है। और ये भी सवाल उठता है कि अंबेडकर साहब ने जो है आजादी के बाद किया था, अपने 3.5 लाख शिष्यों के साथ, या कहिए कि जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और बौद्ध धर्म के साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया इतिहास में और किया जा रहा है आज, ये क्या छुपा हुआ है? आप नालंदा आइए, बोध गया आइए, गया आइए, देखिए वहां किस तरह से उसको भी बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो हमारे देवता है। बुद्धिस्ट अक्सर आरोप लगाते हैं कि हमारे बुद्ध को आपने जो है अपना देवता बना दिया। कई 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 सारे आरोप है। ये भी आरोप लगता है कि बुद्धिस्ट मठों के ऊपर उसको तोड़ करके मंदिर बनाए गए, लेकिन वो बात फिर कभी। तो ये जो है, उसके अलावा निर्मला सीतारमण ने बड़ा जो है तंजिया भाषण किया आज। मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने छोटा सा बोला, लेकिन वो भी बड़ा तर्कसंगत और बड़ा तीखा हमला किया। और उन्होंने कहा कि वे लोग जो जेएनयू में पढ़े हुए हैं, निर्मला सीतारमण भी जेएनयू में पढ़ी हुई है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जिसको मोदी जी के आने के बाद किस तरह से बदनाम नहीं किया गया, कौन सा हथकंडा नहीं अपनाया। मतलब इतना शर्मनाक था इन लोगों का कि इन्होंने कहा कि बोरा में भर के कंडोम लाए जाते हैं, वहां से निकाले जाते हैं। अरे भाई, वहां पढ़ने वाले क्या किसी कांग्रेसी होते हैं? भाजपा के लड़के नहीं पढ़ते, भाजपा नेताओं के लड़के या भाजपा के मानसिकता वाले लोग नहीं पढ़ते? और क्या भाजपा के लोग कंडोम का इस्तेमाल नहीं करते? कितने नेता पकड़े गए यार उठपटांग काम करते हुए। तो जेएनयू को बदनाम किया गया, जेएनयू को सहूलियतें जो थी वो कम कर दी गई, क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू के नाम पे है और दुनिया की मानी हुई यूनिवर्सिटी मानी जाती है। हिंदुस्तान में उसी कोई दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं है। उसको कैसे खत्म किया जाए, उसकी तमाम कोशिशें हुई, आपको सबको पता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा और याद दिलाया उनको, उसमें उन्होंने कहा कि हम आप जो है जेएनयू में पढ़े हुए हैं और हम नगर निगम से पढ़े हुए हैं। उनकी इंग्लिश, मतलब जो आप हैं जो जेएनयू से पढ़ के आए हैं या आप दूसरे बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है, हिंदी भी अच्छी हो सकती है, लेकिन आपकी करतूतें अच्छी नहीं। ये बहुत जबरदस्त बात है। जो जयशंकर साहब है विदेश मंत्री, वो भी वहीं से पढ़े हुए, जेएनयू के पढ़े हुए हैं, और भी कई सारे लोग। तो ये जो जिस तरह का जवाब लोग चाह रहे थे, जो लोकसभा में हुआ, और आखिर में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हमला किया कांग्रेस के ऊपर, और कांग्रेस के ऊपर नहीं, मैं तो बोलूं कि देश के संविधान के निर्माताओं, देश के निर्माताओं पे जिस तरह के हमला किया और स्थापित करने की कोशिश की कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया, नेहरू ने देश को बर्बाद किया, इंदिरा ने देश को बर्बाद किया, एक हम ही है जो देश को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। लेकिन हालत क्या है? आप जो एक 80 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हो, ये 5 किलो अनाज कहाँ से आता है? अगर यहाँ पे इंदिरा गांधी के समय में, स्वामीनाथन जी के निर्देशन में अगर हरित क्रांति नहीं होती, तो क्या भारत में इतना अनाज होता कि आप 5 किलो अनाज दे पाते? जो दूध क्रांति हुई गुजरात में, क्या आरएसएस के और बीजेपी के नेताओं का कोई रोल है उसमें? क्या पटेल साहब का रोल था उसमें? पटेल साहब कौन थे? पटेल साहब पे दावेदारी करते रहे ये लोग, लेकिन पटेल साहब वो थे जिन्होंने कहा था कि आरएसएस को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। इनके पास कोई नायक नहीं दरअसल, और ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो जितना सारा इनके 2014 के पहले किया हुआ है सब पर कीचड़ डाल दें, और जो नई पीढ़ी है जो इतिहास नहीं पढ़ रही है, जो बहुत सारे, कितना पढ़ेंगे आप? लिमिट है, हर आदमी को आगे बढ़ना है, लेकिन इतनी सारी चीजें जो दर्ज है इतिहास में, उसको झुठला देते हैं, उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। कोई संशोधन हुआ तो संशोधन जो है क्या सोच के हुआ, उसकी मंशा क्या थी, संशोधन के पीछे क्या मंशा थी,
संविधान को क्रश करना, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने नेहरू की किसी बात पे नहीं कहा था कि ये संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ। मोदी जी ने जो परिवर्तन किया था उसमें तो खास करके अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो जिनके यहाँ गए थे गणपति पूजा में, जो उन्होंने कहा था कि हम जो है जब मंदिर का जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का फैसला लेना था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था हम लोगों को, तो भगवान ने जो है भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने हमको निर्देश दिया कि इस तरह से फैसला लो। उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने कहा था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जो संविधान में परिवर्तन किए गए हैं असंवैधानिक है। जो महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ और राज्यपाल ने जो किया था, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री जी की देख रेख में सब हो रहा था, क्या कहा था सरकार ने, यह संवैधानिक गलत हुआ। तो ढेर सारी जो गुजरात में हुआ, उनके अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजधर्म निभाइए। लेकिन क्या होता है कि जब हमको दूसरे पे कीचड़ फेंकना है, अपने गिरेबान में झांकना नहीं है, आत्मश्लाघा, आत्म वंचना या कहिए कि आत्म मुग्धता से जो लैस हो, उनको दूसरे में सिर्फ बीमारियां दिखाई पड़ती है। वो ये भूल जाते हैं कि जो प्रधानमंत्री बने हैं वो प्रधानमंत्री इसलिए बने, किस मनुस्मृति लागू नहीं हुई थी। मनुस्मृति अगर लागू होती तो ब्राह्मण प्रधानमंत्री होता। कोई घांची जो है वो ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता था, ये भूल जाते हैं। और ये जो चुनावी प्रक्रिया है ये भी वो नहीं होती कि हर आदमी को वोट देने का अधिकार था। दुनिया के कई देशों में ये घटनाएं थी, हिंदुस्तान में भी था। क्या अधिकार थे महिलाओं के, क्या अधिकार थे दलितों के, क्या अधिकार थे पिछड़ों के, क्या अधिकार थे। आज भी खबर आ रही है कि कल ही मैं खबर देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में एक व्यक्ति को जो पुलिस में नौकरी करता है, शादी के लिए घोड़ी पे चढ़ करके जा रहा था तो लोगों ने पत्थर मारे और घोड़ी से गिर गया। 5 लोग गिरफ्तार किए गए। मैं वो भी पढ़ रहा था कि जो है जो इलैया राजा है वहाँ के बड़े संगीतकार हैं, देश के जाने माने संगीतकार है, वो दलित है। जब वो मंदिर जा रहे थे वहां पे एक मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तो उनको नहीं जाने दिया, रोक दिया गया, पंडितों ने रोक दिया। तमिलनाडु की घटना है कि आप मंदिर में नहीं जा सकते। आज 75 साल बाद भी अगर मंदिर में किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं जाने दिया जाता है कि वो दलित है, ये दुर्भाग्य की बात है। संविधान हमारा कहता है कि कोई भेदभाव नहीं होगा जाति धर्म लिंग के आधार पर। मोदी जी गौन हो जाते हैं इस पर। वो सेंगोल लेकर के आते, वहीं से सेंगोल लेकर के आए थे वो, संसद में जो रखा था सेंगोल। सेंगोल चाहिए या संविधान चाहिए, ये कौन तय करेगा? हम आप तय करेंगे। और हमें तय करना होगा, हमें समझना होगा इस बात को, और इसके लिए हमें पढ़ना भी होगा कि हमें कोई गुमराह न कर सके। आमतौर पे नेताजी जो प्रवचन देते हैं, जो भाषण देते हैं, उसमें खुद पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और वो अपनी मंशा या कहिए उनको जो कहना है कि विपक्ष को कैसे गलियाएं, जो हमारे शीर्ष के नेता थे उनको कैसे गलियाएं, तो सिर्फ इसलिए गाली दीजिए कि वो आपकी विचारधारा से नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, और ये हो रहा है हमारे देश में, लगातार हो रहा है। 2014 के बाद तो बड़ी मजबूती से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।